गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन एंजाइम की संरचना या संगठन की बात कर रहे थे कि भाई जो एंजाइम की संरचना है या जो संगठन है, ठीक है, इसमें पढ़ा था प्रोस्टेटिक समूह पाया जाए एपो एंजाइम, ठीक है, वो आपके एपो एंजाइम और आपके प्रोस्टेटिक समूह मिलकर होलो एंजाइम बनाते बात हुई थी अपने कि जो होलो एंजाइम है, ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एपो एंजाइम और आपके प्रोस्टेटिक समूह। कि भाई एपो एंजाइम और होलो एंजाइम जो है एपो एंजाइम और प्रोस्टेटिक समूह से मिलकर बना होता है। और एपो एंजाइम जो है ये प्रोटीन वाला भाग है एंजाइम के अंदर, और जो प्रोस्टेटिक समूह ये क्या है, एप प्रोटीन वाला भाग है। और होलो एंजाइम को क्या कहा जाता है, आपके पूर्ण एंजाइम कहा जाता है। ये बात अपने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। उसके बाद में पढ़ा था कि प्रोस्टेटिक समूह है, इसके दो भाग होते हैं, ठीक है, एक तो होता है सक्रिय कारक जिसे अपन कहते हैं एक्टिवेटर, और एक होता है सह एंजाइम जिसे कहा जाता है आपके को एंजाइम। ये आपके दो एंजाइम इसके प्रोस्टेटिक समूह के भाग हैं। अब देखिए सक्रिय कारक की बात करते हैं कि ये क्या है, प्राय धातु होते हैं। क्या होते हैं ये, मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये प्राय धातु होते हैं। तथा लवणों आयंस के रूप में कार्य करते हैं, कि लवण और आयंस के रूप में ये क्या कार्य करते हैं। इसके अलावा इनका मुख्य कार्य है एंजाइम सबस्ट्रेट मध्य सेतु का निर्माण करना, कि एंजाइम और जो आपके क्रियाकारक है इनके मध्य इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये एंजाइम अभी पढ़ेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट के मध्य सेतु निर्माण करता है, ठीक है। अब कौन कौन से आपके सक्रिय कारक के अंदर आते हैं, तो इसके एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीज और कैल्शियम। ये किसके हैं, सक्रिय कारक के उदाहरण है, जो आपके धातु होते हैं, आयंस के रूप में पाए जाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट के मध्य। के एंजाइम और आपके जो क्रियाकारक आपस में क्रिया करते हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, मध्य सेतु का कार्य करते हैं, दोनों को जोड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एंजाइम को एंजाइम, तो ये क्या है, ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो एंजाइम के कॉम्प्लेक्स निर्माण में सहयोग करते हैं। कि भाई एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें ये योगदान देते हैं। एंजाइम कॉम्प्लेक्स अभी सब पढ़ने वाले हैं, क्या है एंजाइम कॉम्प्लेक्स, क्या होता है, सबकी बात करने वाले हैं। तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स निर्माण में योगदान देते हैं, के निर्माण में सहयोग। और ये जैव अभिक्रियाओं को नियमित करते हैं, कि जितनी भी जीवों में होने वाली अभिक्रिया उसको क्या करते हैं, नियमित करते हैं, लगातार करवाते रहते हैं। जैव अभिक्रिया को नियमित करना, क्या सब किसके काम है, सह एंजाइम के। और इनका कार्य अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और ऊर्जा संचित करना। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, ऊर्जा संचित करते हैं। किनका कार्य है, इनका आपके सह एंजाइम का, कि इलेक्ट्रॉन जो आएंगे उनको ग्रहण करेंगे और उसको ऊर्जा में बदलेंगे। तो सह एंजाइम के उदाहरण देखिए, जैसे सह एंजाइम के उदाहरण NAD, NADP, FMN, FAD, ATP, ADP, AMP, सब इनके एग्जाम्पल देखिए। फुल फॉर्म बता देता हूँ सबकी मैं। इसकी है, एन का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। NADP का क्या हो जाएगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। FMN का होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड।
FAD का होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ATP का आप जानते हैं एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, एडेनोसिन डाइफास्फेट, एडेनोसिन मोनोफास्फेट। एक चीज़ और जाननी कि होलो एंजाइम से को एंजाइम को, ठीक है, कि भाई होलो एंजाइम से अपन को को एंजाइम जो है आपके, ठीक है, कि भाई होलो एंजाइम जो है इससे अपन को आपके जो को एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये वाले से एंजाइम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, को एंजाइम। ठीक है, कि भाई को एंजाइम को डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं कि डायलिसिस के प्रोसेस के द्वारा अपन इसको इस होलो एंजाइम से पूर्ण एंजाइम से, संपूर्ण एंजाइम से इसको अलग किया जा सकता है। एंजाइम और को एंजाइम में क्या अंतर है, अब उसकी बात करने वाले। देखिए कि जो ये एंजाइम है और ये जो को एंजाइम, इसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद एंजाइम का नामकरण, फिर अपन एंजाइम की क्रियाविधि कि एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है, फिर एंजाइम के गुण, फिर एंजाइम का वर्गीकरण। अभी थोड़ा चैप्टर रहेगा, 2-3 क्लास है, फिर कंप्लीट होगा ये आपकी। एंजाइम और को एंजाइम की बात है। देखिए कि भाई एंजाइम के अणु क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और इनमें बात करें तो ये अणु क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें, देखिए ये प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम, जितने भी हैं आपको पता है प्रोटीन के बने होते हैं, और ये प्रोटीन के बने नहीं होते। इसकी बात करें कि प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट, कि प्रत्येक एंजाइम का क्या है, एक विशिष्ट कार्य होता है, विशिष्ट क्रियाकारक से जुड़ता है, विशिष्ट कार्य करता है। प्रत्येक एंजाइम का विशिष्ट कार्य होता है। और को एंजाइम का सामान्य कार्य होता है, कि इनका कोई विशिष्ट कार्य नहीं होता है। उसके बाद बात करें कि एंजाइम ताप द्वारा अपघटित हो जाते हैं, कि भाई एंजाइम अधिक ताप पर काम नहीं करते, नष्ट हो जाते हैं। ताप द्वारा निष्क्रिय कह सकते हैं, अपघटित कह सकते हैं की बात है। और ये क्या है कि कोई एंजाइम पर ताप द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ये स्थायी होते हैं। ताप द्वारा अपघटित नहीं होते, निष्क्रिय नहीं होते, स्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं। इसके बाद बात करें कि इन अणुओं को सक्रिय स्थल मिलते हैं, कि जिसे क्रियाक्रम सक्रिय स्थल पढ़ेंगे क्या होते हैं। देखिए इनके अणुओं के सक्रिय स्थल मिलते हैं, इनके अणुओं पर सक्रिय स्थल मिलते हैं। अभी पढ़ेंगे सक्रिय स्थल क्या होता है, कि एंजाइम में विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं, जैसे अभिक्रिया से क्रिया करते हैं, उसे बोलते हैं सक्रिय स्थल। और इनमें क्या होता है, सक्रिय स्थलों का अभाव होता है। ठीक है, ये हो गई इसके बारे में बात एंजाइम और को एंजाइम की। अब देखिए आगे बात करते हैं एंजाइम का नामकरण, कि भाई एंजाइमों का नामकरण कैसे किया जाता है, एंजाइमों के नाम कैसे रखे गए, उनकी बात करने वाले। कि भाई एंजाइम का नामकरण जो उसके भिन्न भिन्न तरीके, देखिए कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे अभी बात करते हैं पहला कि भाई एंजाइम का अधिकांश
अधिकांश एंजाइमों को जो नामकरण करते हैं उनके द्वारा उत्प्रेरित किए गए क्रियाधार के अंत में एज जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि भाई माल्टोज शर्करा है, आप जानते हैं, पढ़ चुके इसमें। माल्टोज क्या है? एक शर्करा है। तो माल्टोज अणु पे जो क्रिया करने वाला एंजाइम उसे क्या बोल दिया? माल्टेज। तो जो क्रियाकारक होते हैं उनके पीछे एज लगा के क्या कर दिया जाता है? एंजाइम का नामकरण किया जाता है। जैसे आपके प्रोटीन का प्रोटीएज, सुक्रेज, सुक्रोज का ना, तो इस प्रकार। तो सामान्य तो ये हो गया कि भाई किसी जिसे किस पे कार्य करा उसके पीछे एज लगा दीजिए। उसके बाद बात करें कि कुछ एंजाइम्स का नाम उनके द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रियाओं की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर। अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर। अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई आपके, ठीक है, कि कुछ एंजाइम मान लो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, तो उसे उस एंजाइम को बोलेंगे ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज, एज लगे पीछे, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया को नियंत्रित करने वाला एंजाइम। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए वी हाइड्रोजन की क्रिया, हाइड्रोजन बाहर निकलना क्या कहलाता है? वी हाइड्रोजनीकरण। मान लीजिए वी हाइड्रोजन की क्रिया को नियंत्रित कर रहा है, ठीक है, कि जो वी हाइड्रोजन की क्रिया में भाग ले रहा है या कोई ऑक्सीजन की क्रिया में भाग ले रहा है, तो उससे ऑक्सीडेज एंजाइम। मान लीजिए वी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में भाग ले रहा है एंजाइम, तो उसे क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज, एज लगे पीछे। तो इस प्रकार से, तो ये तो है अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर। ये कहता कि भाई आपकी जो क्रियाकारक है उसके अंत में पीछे एज लगा के। इसके अलावा बात करें कि भाई आधुनिक नामकरण पद्धति के अनुसार बात करें, तो देखिए तीसरे पॉइंट की बात करें कि भाई आधुनिक नामकरण पद्धति के अनुसार क्या है? एंजाइम का नामकरण करते समय आधारी अणु तथा अभिक्रिया की प्रकृति दोनों को ध्यान रखना होता है। कि जैसे आधारी अणु जो है, क्रियाधार है उसका, और आपके अभिक्रिया की प्रकृति दोनों का ध्यान रखना होता है। अभिक्रिया की प्रकृति, इन दोनों का ध्यान रखते हुए अपन को क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। जैसे कि भाई सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो सक्सेनिक अम्ल पर क्रिया करके डीहाइड्रोजिनेज को क्रिया को उत्प्रेरित करता है। जैसे क्या हुआ समझिए, आप एक अभिक्रिया लिखते हैं कि भाई जो सक्सेनिक अम्ल है, सक्सेनिक अम्ल, ठीक है, ये क्रिया हो रही है। सक्सेनिक अम्ल से क्या बन रहा है? आपके फ्यूमेरिक बन रहा है, और फ्यूमेरिक बन रहा है, फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि भाई आपके, थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूँ कि अच्छे से स्पेस मिल जाए। इसमें क्या हो रहा है कि जो FAD है ये किस में बदल रहा है? आपके FADH2 में हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोजिनेज। तो अब इसका, इस एंजाइम कौन सा कार्य करेगा? हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोजिनेज। लेकिन इसे क्या बोलेंगे कि भाई सक्सेनिक अम्ल जो है वो, सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो सक्सेनिक अम्ल पर क्रिया कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा कि डीहाइड्रोजिनेशन की क्रिया उत्प्रेरित करता है। तो इसको पूरा एंजाइम का नाम क्या हो गया आपके? सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज। तो एंजाइम का नाम क्या हो गया? सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज। तो इसमें एक क्रियाकारक का भी काम आ गया, और एंजाइम की जो प्रकृति है, अभिक्रिया की जो प्रकृति है, हाइड्रोजन बाहर निकला, डीहाइड्रेशन की क्रिया हो रही है, तो इस प्रकार दोनों को भी ध्यान में रखें नामकरण किया जाता है। और देखिए, और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स से बात करें, तीन पॉइंट हो गए। और में देखिए, जैसे पॉइंट की बात करें, चौथे पॉइंट की, कि कुछ एंजाइमों के नाम परंपरागत चलते आ रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे एंजाइम जिनके नाम है वो शुरू से चले आ रहे हैं, उनमें कोई विशेष विधि नहीं है। एंजाइम के परंपरागत नाम, एंजाइम के परंपरागत नाम कैसे? जैसे पेप्सिन पढ़ते ही हैं पाचन वाले में, रेनिन। अब इसके पीछे कोई एज नहीं है, लेकिन ये परंपरा से चलता है। ट्रिप्सिन, ठीक है, आदि नाम। इसके अलावा बात करें कि कुछ एंजाइम के मानक नाम अत्यधिक जटिल होते हैं, जिन्हें याद करना मुश्किल होता है। इस कारण इनके लिए छोटे छोटे नाम प्रतिपादित किए गए हैं, जो संस्तुति नाम है, ठीक है, कि मेरी रिकमेंडेड नाम है। कुछ नाम छोटे भी कर दिए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक जो आपके संघ है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक संघ,
कि अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक संघ जो है ने 1955 के अंदर एंजाइम के नामकरण हेतु एक मानक पद्धति प्रतिपादित की थी कि 1955 में एंजाइम के नामकरण के लिए क्या मानक पद्धति प्रतिपादित की गई कि इसके अकॉर्डिंग ही नाम रखे जाएंगे। अब देखिए एंजाइम की क्रियाविधि, नेक्स्ट की बात करते हैं एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम की क्रियाविधि की बात करें, देखिए कि सभी एंजाइम की कार्य प्रणाली अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक की प्रकृति पर निर्भर करती है कि जो अभिक्रिया है तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधारों या क्रिया कारकों की बात है, भाग लेने वाले क्रियाधारों जिसे क्या कहा जाता है सबस्ट्रेट, फिर वर्ड आया था ना आगे सबस्ट्रेट, तो ये क्रियाधार को कहा जाता है। तो इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, सबस्ट्रेट की प्रकृति पर निर्भर करती है। कैसे कि सभी प्रकार के एंजाइम अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधारों से मिलकर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं कि जितने भी आपके एंजाइम हैं जो भी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये एंजाइम क्या करेंगे इस क्रियाधार के साथ जुड़कर या क्रिया करके क्या बनाते हैं एक अस्थायी, जो कुछ समय के लिए बनता है अस्थायी यौगिक संकुल या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है इस अस्थायी यौगिक को जिसे कहा जाता है एंजाइम क्रियाधार संकुल, या इसे शॉर्ट में बोल देते हैं आपके एंजाइम सबस्ट्रेट आपके कॉम्प्लेक्स, ई सबस्ट्रेट का एस, संकुल का आपके कॉम्प्लेक्स का सी, ESC। ठीक है, तो कुछ समय बाद में क्या होता है संकुल टूट जाता है, ये टूटेगा और इससे क्या हो जाएंगे आपके एंजाइम अलग हो जाएगा, अभिक्रिया होगी आगे तो ये एंजाइम अलग हो जाएगा आपके और उत्पाद अलग हो जाएगा। तो अभिकारक एंजाइम का रोल क्या हुआ कि एंजाइम जो क्रियाधार है इसके साथ जुड़कर एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे एंजाइम क्रियाधार संकुल या कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये कुछ समय बाद अभिक्रिया चलती है, टूट जाता है, टूटने पर एंजाइम अलग हो जाएगा और उत्पाद बन जाएगा। और अपन क्या चाहते हैं इस क्रियाधार से उत्पाद बनाना और वो जल्दी बने, इसलिए ये प्रोसेस होता है। इसलिए जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो क्रियाधार है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि एंजाइम की कार्यप्रणाली किस प्रकार होगी। और प्रत्येक एंजाइम की सतह पर क्या पाए जाते हैं विशिष्ट प्रकार के स्थल पाए जाते हैं जहाँ पर क्रियाकारक जुड़ते हैं। कि भाई एंजाइम जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है, मान लीजिए थोड़ा सा बना देता हूँ, तो ये एंजाइम जो होते हैं ठीक है, इन एंजाइम पे ये जो स्थल बने हुए हैं ये इन्हें क्या कहते हैं सक्रिय स्थल। मतलब पर्टिकुलर जो एंजाइम सब एंजाइम पे सक्रिय स्थल पाए जाते हैं जो एक विशिष्ट क्रियाधार विशिष्ट आपके अभिकारक से ही क्रिया करते हैं। और ये क्रियाकारक क्या होगा इस विशिष्ट सक्रिय स्थल से जुड़ता है तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद कुछ समय बाद ये टूट जाते हैं, एंजाइम अलग हो जाता है और आपके उत्पाद बन जाता है। तो एंजाइम की सतह पर विशिष्ट प्रकार के स्थल पाए जाते हैं जहाँ पे क्रियाकारक जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है सक्रिय स्थल कहते हैं। और जब क्रियाधार अणु एंजाइम के इन स्थलों से जुड़ते हैं तो एंजाइम का आकार परिवर्तित हो जाता है कि अब इससे जुड़ेंगे इसके आकार में क्या हो जाता है परिवर्तन आ जाता है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने की क्रिया को निम्न दो सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है कि भाई एंजाइम और ये आपके सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये जो बनता है इसको समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए थे, दो अलग अलग वैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए थे। वो क्या सिद्धांत उनको पढ़ते हैं, फॉर्मूला समझ आए आपको होगा क्या कि भाई एंजाइम में क्या पाए जाते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के स्थल पाए जाते हैं जिससे क्या कहा जाता है सक्रिय स्थल। इन सक्रिय स्थलों से क्रियाकारक जुड़ेंगे, जैसे मान लीजिए क्रियाकारक है ये एंजाइम सक्रिय स्थल हो गए और ये क्रियाकारक कुछ इस प्रकार का है। अब ये क्रियाकारक क्या करेगा इन सक्रिय स्थलों पर जाके आपके जुड़ जाएगा। ठीक है, और अब एंजाइम का आकार क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। फिर ये जुड़ने पर क्या बन जाएगा अस्थायी यौगिक जिसे क्या बोलेंगे अब इसे क्या बोल देंगे ESC एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये टूट जाएंगे एंजाइम अलग हो जाएगा उत्पाद बन जाएगा। अपन यही चाहते हैं क्रियाधार से उत्पाद बने लेकिन वो जल्दी बने इसलिए एंजाइम काम करता है। तो अब ये प्रोसेस होता है कि भाई किस प्रकार से होता है किस प्रकार से कार्य प्रणाली चलती है इसको समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत हैं उनकी बात करते हैं और क्या कहते हैं सिद्धांत उनकी बात करते हैं। तो पहले सिद्धांत की बात करते हैं आज।
ठीक है। पहला सिद्धांत है आपके जिसे कहा जाता है ताला चाबी सिद्धांत। क्या है ताला चाबी सिद्धांत? लॉक एंड की थ्योरी। किसने दिया सिद्धांत? तो सबसे पहले सिद्धांत दिया गया था आपके वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एमिल फिशर, वैज्ञानिक थे। इन्होंने दिया था कब? आपके 1898 के अंदर दिया था। और ये सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार एक विशेष ताले जो होते हैं वो विशेष चाबी से ही खोला जाता है। आपको पता है घर पे ताला उसकी एक चाबी होती है, उसी चाबी के द्वारा खुलता है, ठीक है। तो इन्होंने यही बात बोली कि जो एक एंजाइम होता है वो विशिष्ट क्रियाकारक से ही क्रिया करता है, ठीक है। तो जैसे आप कभी देख समझते इसको कि एक ताला जो होता है विशेष चाबी के द्वारा खोला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार एक विशेष क्रियाधार अणु जो है एंजाइम के सक्रिय स्थल से बन सकता है और परस्पर जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और बाद में ये ईएस कॉम्प्लेक्स टूटकर क्या करता है? उत्पाद व एंजाइम में बदल जाता है। और यहाँ पे क्रियाकारी या क्रियाधार जो है चाबी की भांति और एंजाइम जो है वो सक्रिय स्थल ताले की भांति व्यवहार करते हैं। कि जैसे मान लीजिए ताला बनाए अपन, समझने के लिए ऐसा ताला बना लिया, ये ताला हो गया, ठीक है। जो यह ताला है ये किसकी तरह कार्य कर रहा है? एंजाइम की तरह, ठीक है। और जो चाबी है, चाबी में जैसे ये ऐसे बने होते हैं कुछ इस तरह ऐसे, ठीक है। ये इस चाबी है, ये किसकी तरह कार्य करती है? आपके क्रियाकारक या ऐसे कह सकते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को मैं ऐसे एस लिख लेता हूँ, एंजाइम को मैं ई लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपको देखो ताले के अंदर कुछ डिज़ाइन बनी होती है, तो उस ताले, अब इस चाबी में जो डिज़ाइन होगी वो क्या होगी? उसके एंजाइम के अंदर वाली जो डिज़ाइन उसके समान होंगी। अब ये चाबी जो है इस ताले को खोल सकती है। तो जब ये क्या करेंगे? दोनों मिलेंगे, ठीक है, समझने के लिए दोनों मिल गए। जैसे वापस मैं ताला बना लेता हूँ और ये चाबी इस पर जुड़ गए जाके, ये इस तरह बन गए इसके, और ये आपके ये बन गया इस प्रकार से, ठीक है। ये चाबी लगी। अब ये क्या बन गया? ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम क्रियाकारक संकुल हिंदी में, ठीक है। अब क्या होगा? ये स्थायी होगा, कुछ समय के लिए बनेगा, ये दोनों जुड़े। अब क्या होगा इससे आगे कि जैसे ही दोनों खुल जाएंगे, चाबी को भी ताला खुल जाएगा और ये ताला अलग हो जाएगा, ये और ताला अलग हो गया और चाबी अलग हो गई, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया? आपके एंजाइम अलग हो जाएगा, वाल फाइनली क्या हो जाएगा? उत्पाद बन जाएगा। या फिर दूसरे स्थान से जैसे ताला बनाया अपन थोड़ा इस प्रकार का बना लेते हैं, सामान्य ताला जैसे घर पे होता है, और इसके अंदर मान लीजिए जैसे डिज़ाइन बना लेते हैं, ये अंदर इसको कुछ डिज़ाइन बनी हुई, ठीक है। ये ताला हो गया, तो ये क्या हो गया? ताला। ऐसे क्या बोल सकते हैं? एंजाइम। इससे समझ नहीं आया जिनको बता रहा हूँ। तो ये ताला जो एंजाइम की तरह कार्य करता है। इनमें जो स्थल बने हुए ये क्या है? सक्रिय स्थल एंजाइम के, जहाँ पे विशिष्ट चाबी काम। और ये चाबी जो है वो कुछ इस प्रकार की बनी हुई, ठीक है। ये चाबी हो गई। चाबी क्या कार्य करी है यहाँ पे? आपके क्रियाकारक का या सबस्ट्रेट का कार्य करी है। अब जैसे ताले के अंदर चाबी जाएगी, ये ताला है, ये आपके सबस्ट्रेट है, इसमें ये चाबी चली गई अंदर, ये मान लीजिए, और ये चाबी लगी साहब, ठीक है। अब ये क्या बन गया? ESC बन गया। ESC मतलब एंजाइम क्रियाकारक संकुल बन गया। फाइनली क्या होगा? बन गया। तो ये कुछ समय के लिए होता है, ऐसा ही होता है, फिर टूट जाएगा। तो ये आपके फाइनली ये उत्पाद बन गया, ये ताला का ताला रह गया, बस, ठीक है। देखिए बन गए ये एंजाइम और ये उत्पाद, इस प्रकार से। तो इन्होंने क्या, जैसे एक ताला है वो विशिष्ट चाबी के द्वारा खोला जा सकता है, उसी प्रकार से एक जो आपके एंजाइम होता है वो विशिष्ट क्रियाकारक से ही क्रिया कर सकता है। जैसे एक ताला है वो दूसरी चाबी से नहीं खुल सकता, उसके स्थान जो फिक्स होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार डिज़ाइन रहेगी उसके अंदर, चाबी के अंदर तभी खुलेगा। तो इसलिए से क्या कहा गया? ताला चाबी सिद्धांत क्या गया, ठीक है। ये प्रतिपादित किसने किया था? आपके एमिल फिशर ने 1898 के अंदर ये प्रतिपादित किया कि वे ताला चाबी सिद्धांत दिया। और उन्होंने क्या समझाया कि एक जो एंजाइम होता है, जैसे एक विशिष्ट ताला होता है विशिष्ट चाबी के द्वारा खुलता है, उसी प्रकार से एंजाइम जो होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के आपके क्रियाकारक से ही क्रिया करता है। अभी आपका जो चैप्टर है 2 क्लास का हो रहा है, 2 क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगला जो सिद्धांत है, ठीक है, उस अगले वाले सिद्धांत की बात जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।